एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। मैं अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन खुद एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आपको मेरी फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये बुली टू बॉयफ्रेंड का सेकेंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचर ने वांगजी को अथॉरिटी दे दी थी कि वो ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यानी उसकी लड़की सेलेक्ट कर ले। अब आगे नॉर्मल कॉलेज डे था। आज हर चीज़ नॉर्मल ही थी। रोज़ की तरह आज भी बच्चे अपने अपने बैग्स के साथ अपने कॉलेज के अटेंड करने के लिए उस बड़े से डोर से एंट्री कर रहे थे। काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली थी और काफ़ी क्लासेस थोड़ा टाइम मतलब डिले स्टार्ट होने वाली थी। ऐसे कुछ बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में जा रहे थे और कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। वांगजी अपने हाथ में एक बड़ी सी फाइल लेके जल्दी से अपने सारे पेपर अरेंज कर रहा था। आज सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन था। आज काफ़ी सारे लोग जो कभी कॉलेज में नहीं दिखते थे या क्लास नहीं अटेंड करते थे आज वो भी आए हुए थे क्योंकि आज ये सबमिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरी और जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। वहीं वांगजी जो कॉन्फिडेंट था कि उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा था और आज सिर्फ सबमिशन ही करने आया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी फाइल अरेंज कर रहा था। तभी अचानक से एक पर्सन उसकी फाइल उसके हाथ से छीन लेता है। वांगजी घबरा के नजर ऊपर करता है तो सामने अपनी पूरी स्माइल दिखाता हुआ एक कनिंग सी स्माइल के साथ विंग उसकी फाइल को पकड़े हुए उसके पेपर पलटने लगता है, जिसे वांगजी तुरंत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है मेरी फाइल वापस करो। जिसे विंग वांगजी के चेहरे पे ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख के और हंसते हुए कहता है फाइनली इस कोल्ड फेस पे कुछ तो एक्सप्रेशन देखने को मिले, वरना तुम्हारे इस कोल्ड फेस पे कोई एक्सप्रेशन आते ही नहीं सिवाय सिर्फ इस गुस्से के। और उसके लिए भी मुझे कितनी मेहनत करवाते हो तुम। देखो अभी भी मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट को तुमसे छीनना पड़ा। इस बात पे वांगजी कुछ ना रिएक्ट करते हुए फाइल वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उस फाइल को तुरंत उछाल के नी हुसैन की तरफ फेंक देता है, जिसे नी हुसैन कैच कर लेता है। जिसे वांगजी अब मेरी फाइल दो कहके नी हुसैन के पास जाता है तो नी हुसैन उस फाइल को वैन चाओ के पास फेंक देता है। वहीं वैन चाओ, शू यांग के ये चारों वांगजी को ऐसे ही परेशान करने लगते हैं। वांगजी की फाइल एक दूसरे की तरफ फेंकने लगते हैं, जिससे वांगजी परेशान होकर अब विंग का गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है तो बोलता है मुझे मेरी फाइल दो। जिसे विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो इशारे में वैन चाओ को उस फाइल को फाड़ने के लिए बोल देता है, जिससे वैन चाओ बिना मौका गवाए वांगजी के सामने उसकी पूरी सेमेस्टर की मेहनत को फाड़ने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब विंग वांगजी की फाइल जब फट रही है तो वांगजी को रोते हुए और मेरा फाइल को छोड़ो करते हुए देखकर जैसे कितना एंजॉय कर रहा हूँ। वांगजी अब फ्लोर पे बैठा हुआ है घुटनों पे और सामने उसकी पूरे सेमेस्टर की मेहनत फ्लोर पे चारों तरफ फैली हुई है। उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फाड़ के यहाँ पे फेंक दिया गया है। वांगजी की आंखों में बहुत सारे आंसू हैं, लेकिन वांगजी आज पहली बार खुद पे कंट्रोल ना करके जल्दी से उठ के अपने आंसू पूछ के गुस्से में आज विंग के मुंह पे पंच मार देता है। इससे विंग को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले विंग और वांगजी एक दूसरे पे हाथ छोड़ते हैं। माहौल में स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, यानी वो सीनियर्स जो अपने जूनियर्स को डिसिप्लिन में रहना, कॉरिडोर में कुछ मतलब गंदी हरकत ना करना या ऐसा कुछ ना करना जो उनके कॉलेज के डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो, उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उन जिनमें कम्युनिटी में मतलब इस कम्युनिटी में से एक यांग चैन भी है जो विंग का एक साल सीनियर है। वो विंग को और वांगजी को यहाँ ऐसे लड़ते हुए देखकर थोड़ा शॉक होता है। एक और सीनियर और यांग चैन उन दोनों को अलग करते हैं और स्टूडेंट्स को उनकी क्लास में जाने के लिए बोलते हैं। वहीं वांगजी बेचारा अपने फटे हुए प्रोजेक्ट को अपने हाथों में भर के अपनी फाइल को अपने हाथों में भर के थोड़ा सा परेशान होता हुआ और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ सिर्फ यांग चैन खड़ा हुआ है और विंग खड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी सब लोगों को बाकी स्टूडेंट्स को हटा दिया गया है। पर यांग चैन को विंग वहीं पे खड़े हुए अब बोलता है ये क्या बदतमीजी है विंग, तुम क्यों उसे परेशान करते हो? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें सेव करता हूँ, तुम हमेशा उसे बुली करते हो। तुम्हें पता है ना बुलिंग कॉलेज में बैन है। वो है ही ऐसा जिसके साथ ये होना चाहिए। आज उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है और अब मैं उसे जरूर ठीक करूँगा। विंग अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना तो तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हें उस जैसे लोगों से नफरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी के साथ इसी तरह से बिहेव करो। उसका प्रोजेक्ट फाड़ के तुम क्या साबित करना चाहते हो? उसने मेरा कॉलर पकड़ा था तो क्या हो गया था? तुम भी तो उसको परेशान कर रहे थे। तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा उसे तंग करते रहते हो। तुमने उसकी पूरी वीक सेमेस्टर की मेहनत बर्बाद कर दी और अभी भी तुम्हारी आंखों में
कोई शर्म नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें विंग? तुम तो लोगों के लिए कभी ऐसा फील नहीं करते थे। तुम तो हमेशा सबके साथ इतने सॉफ्ट हो, सबके साथ इतने पोलाइट हो, फिर तुम्हें इस्लाम मर्दी से क्या नफरत है? क्योंकि ये एक गे है। ये बोल के वहाँ विंग गुस्से में अपना बैग लेके वहाँ से उल्टी तरफ चला जाता है। हॉल में खड़े होके कुछ नहीं कर पाता है। वांग जी अब अपने फटे हुए प्रोजेक्ट के साथ क्लास में बैठा हुआ है। पूरी क्लास खत्म हो गई लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। एक एक करके सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट सबमिट करके चले जाते हैं। विंग का प्रोजेक्ट भी न्यू सैन ने सबमिट कर दिया उसके नाम से। विंग तो इस क्लास में नहीं था लेकिन वांग जी इस क्लास में बस मुंह नीचे करके खड़ा रहा, मतलब बैठा रहा। जब पूरी क्लास खाली हो जाती है तो फिर क्लास में वांग जी अकेला बैठा हुआ है और अब उसके प्रोफेसर बिल्कुल उसके पास आते हैं और बहुत पोलाइटली बोलते हैं, वांग जी मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की कब से वेट थी, पर तुमने आज सबमिट नहीं किया। क्या तुम्हें याद नहीं है आज फाइनल डे था? वांग जी जिसे पता है अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी फटी हुई फाइल को ही अपने बैग से निकाल के डेस्क पे रखता है और बोलता है, सॉरी सर, पर मैं शायद प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाऊंगा। जिस बात से वो प्रोफेसर जो बाकी प्रोफेसर जैसा नहीं है बल्कि वांग जी की को काफ़ी एडमायर करता है उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी जो काफ़ी डिसिप्लिनरी में रहता है, हमेशा क्लास में एक्टिव रहता है, उसकी वजह से। इसलिए वो बोलता है कि ये तुम्हारे प्रोजेक्ट को क्या हुआ, ये फटा कैसे? वांग जी किसी का नाम नहीं लेता, वो बस सर नीचे करके बैठा रहता है। अब प्रोफेसर जो जानता है कि लोग वांग जी को बुली करते हैं लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो इतना ही बोलता है, मैं जानता हूँ वांग जी तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, तुमने मुझे इससे पहले भी एक दो बार उसे फाइल को दिखाया था, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें शाम तक का और टाइम दे रहा हूँ। हमारा क्लास फिनिश हो गया लेकिन कॉलेज अभी भी ऑन है और तुम्हारे पास अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी हो तो तुम उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके मेरे पास कॉलेज एंड होने से पहले सबमिट कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना लाइब्रेरी कार्ड भी दूंगा जिससे तुम लाइब्रेरी से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये बोलकर वो प्रोफेसर अपने बैग से अपना लाइब्रेरी कार्ड वांग जी को दे देता है, जिससे वांग जी की फाइनली थोड़ी सी स्ट्रेस कम होती है। वो जानता है अभी भी उसे मेहनत बहुत करनी है। पूरा प्रोजेक्ट सॉफ्ट कॉपी में नहीं था, काफ़ी सारे पेजेस उसने अपने हाथों से भी लिखे थे लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी आज इवनिंग तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा उसे एक तरीके से विंडो मिल गई है। बाकी लोगों के प्रोजेक्ट तो सबमिशन हो चुके हैं पर वांग जी को इवनिंग तक का टाइम मिल गया है, इसलिए वांग जी बिना मौका गवाए अपने प्रोजेक्ट के जो भी उसके पास मतलब पेपर्स बचे हुए हैं वो और अपनी सॉफ्ट कॉपी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट को रेडी करने लगता है। वैसे भी उसे लाइब्रेरी से प्रिंट आउट की परमिशन मिल गई है, इसलिए वो एक लाइब्रेरी के डेस्कटॉप पे बैठ के अपने प्रोजेक्ट में लग चुका है। आज वो बाकी कोई क्लासेस नहीं करता है और ना ही इवनिंग में अपने प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद अपने प्रोफेसर को बहुत सारा थैंक यू बोलने के बाद वांग जी खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल देता है। उसे लगता है फाइनली आज उसकी स्ट्रेस दूर हो गई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बिना ये जाने कि अब जो होने वाला है उसके लिए वो रेडी ही नहीं था। विंग अब सुबह के उस गुस्से मतलब थप्पड़ जो वांग जी ने उसके फेस पे मारा है उससे भूला नहीं था, उसे वांग जी पे बहुत गुस्सा था। वांग जी ने सबके बीच में उस पर हाथ उठाया जिस चीज़ की उसे बहुत खुंदस थी। आज से पहले वो वांग जी को बहुत टीज करता था लेकिन वांग जी के साथ उसने आज से पहले कभी जो नहीं किया आज वो करना चाहता था, इसलिए वो वैन चाओ शुयांग के साथ वांग जी का वेट करने लगता है। न्यू सैन उसे समझा रहे हैं, वी ब्रदर मुझे नहीं लगता आपको इस लेवल पे जाना चाहिए। वी ब्रदर आप गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं हमने ही उसे पहले टीज किया था, हमने उसका प्रोजेक्ट फाड़ दिया था। आपको पता है ना ये प्रोजेक्ट 50% मार्क्स कैरी करता था फाइनल रिजल्ट के लिए, तो उसका गुस्सा होना बनता था ना। प्लीज़ हमें इतनी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब एकदम से वैंग चाओ थोड़ा गुस्सा कर देता है, न्यू सैन तुम डरपोक हो तो इसका मतलब ये नहीं है हम दोनों भी डरपोक हैं। उसने आप सबके सामने वी पे हाथ उठाया था, अगर वो एक बार हाथ उठा सकता है तो बाकी जिन्हें हम तंग करते हैं वो लोग भी हम पे हाथ उठा सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। पर हम ही तो हैं जो उन लोगों को तंग करते हैं, हम बार बार उनके साथ हंसी मजाक करते थे, उन्हें थोड़ा सा तंग करते थे, इतना ठीक था, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। न्यू सैन बाकी तीनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे अब वांग जी को एक के ऊपर जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है यानी वी वुशान, वो एकदम से गुस्से में बोलता है, हुसैन अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमें रोकने की कोशिश मत करो, आज कोई हमें नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं विंग की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत है जिस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा है। शुयांग भी शायद थोड़ा सा घबराया हुआ है
लेकिन वो भी वेंचाओ और विंग का साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से आता है और इन अमीर दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना है। चाहे ये गलत भी करें वो करेगा, क्योंकि उन्हें मतलब शुयांग को इनकी दोस्ती से जो फायदा हो रहा है वो उसे चाहिए। इसे वो भी आप विंग का साथ देते बोलते हैं, न्यूसेन तुम जा सकते हो। न्यूसेन जो नहीं चाहता था कि वो कुछ गड़बड़ हो जाए, पर फिर भी वो उन्हें रोक नहीं पा रहा, इसलिए हार के वो वहाँ से चला जाता है, घबराता हुआ और डरता हुआ कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, जैसा विंग और उसके दोस्तों ने सोचा था। वांग जी जैसे ही कॉलेज के मेन डोर से बाहर निकलता है, इससे पहले वांग जी अपनी कैब या अपनी बस तक पहुंचता, उससे पहले ही उसे इन दोनों रोक लेते हैं। इन तीनों को देखकर वांग जी इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन आज वांग जी के सामने विंग खड़ा है और गुस्से में बोलता है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विवशान, मैं आज तुमसे कुछ और बात नहीं करना चाहता। तुमने भी मेरा प्रोजेक्ट फाड़ा था और मैंने इसी मारे तुम्हें गुस्से में मार दिया था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। वांग जी जिसे लगता है किसी ऐसे बेवकूफ़ इंसान पे एनर्जी लगाने से क्या फ़ायदा जिसे अकल ही ना हो, इसलिए वो बिना बात के अपनी बिना गलती के सॉरी बोल के वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन विंग तो आज अलग ही मूड में है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी सॉरी माई फुट, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं बल्कि जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना उसका बदला चाहिए। और वो इशारे में वेंचाओ और शुयांग को वांग जी को पकड़ने के लिए बोलता है, जिससे वांग जी एकदम से घबरा जाता है। वांग जी भी कोई कमज़ोर नहीं है, इसे वो ऐसा नहीं था कि वो छूट मतलब एक तरीके से ये लोग उसे आराम से पकड़ लेंगे। इसे वांग जी इन दोनों को धक्का देके वहाँ से दौड़ लगाने लगता है। वांग जी दूसरी तरफ ही दौड़ रहा था, यानी बस और उसके तरफ, लेकिन विंग के दोस्त और विंग उसका पूरा पीछा कर रहे थे। आखिरकार थोड़ी दूर जाके ये तीनों फिर से उसे पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती उसे खींच के कॉलेज के बैकयार्ड में ले आते हैं, जहाँ पे जल्दी से कोई आता नहीं। अब वांग जी को घुटनों पे बैठाया हुआ है और विंग सामने बैठा हुआ है। वांग जी जिसके थोड़ी बहुत चोट भी आ गई क्योंकि उसने इन तीनों से खूब फाइट किया। अब वांग जी बहुत गुस्से में है और गुस्से में विंग की तरफ देख के बोलता है, विभूषण तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे तंग करते रहते हो? छोड़ो मुझे। गुस्से में वांग जी बोलता है। वहीं विंग जो बिल्कुल उसके सामने एक चेयर पे बैठा था और चेयर को गुस्से में धक्का देके वांग जी के सामने बिल्कुल उसके फेस के पास नीचे झुकता है और बोलता है, तुम एक के शिट हो और मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। और ये बोल के विंग अब वांग जी के फेस पे एक जोर से घुसा मारता है, जिससे वांग जी के बहुत जोर गाल के पास भी एक कट लग जाता है और यहाँ तक कि उसके होठ से और मुंह से ब्लड भी आने लगता है। अब विंग गुस्से में वांग जी के फेस को पकड़ता है और अपने बहुत बुरी तरह से दबाते हुए बोलता है, मैं बहुत घमंड है ना अपनी इस मस्कुलर बॉडी का, तो इसे कपड़ों के नीचे क्यों छुपा रखा है? सारे कॉलेज को दिखाते हैं। तो ये बात बोलते हुए अब इशारे में विंग वेंचाओ और शुयांग को जो उन्होंने अभी वांग जी के हाथों को पीछे बांध रहे थे उनसे वांग जी के कपड़े रिमूव करने को बोलते हैं, जिससे वांग जी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पैनिक आ जाता है। वो एकदम से, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम मुझसे नफरत करते हो तो इसका मतलब तुम मुझे ऐसे बेइज्जत करोगे? विभूषण छोड़ो मुझे। विंग के ऊपर वांग जी बहुत गुस्सा कर रहा है, लेकिन इस समय विंग को और ज़्यादा वांग जी की ये बेबसी और उसका चीखना चिल्लाना पे तरस नहीं बल्कि और गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो और जल्दी से वेंचाओ को धक्का देके खुद ही वांग जी के कपड़े रिमूव करने लगता है। अब वांग जी ऊपर से पूरी तरह से न्यूड है, उसकी बॉडी पे इस समय कोई कपड़ा नहीं है। हाँ, उसके इनरवेयर हैं यानी उसके अंडरवेयर, उसके अलावा बाकी कपड़े रिमूव हो गए और उसके हाथ पीछे बंधे हुए और वो ऐसे ही बैठा हुआ है। विंग अपने ही फ़ोन के कैमरे से वांग जी की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है और बोलता है, हमारी क्लास की लड़कियाँ काफ़ी अट्रैक्ट होती है ना, अब देखते हैं तुम्हारे इन फोटोग्राफ से और कितना फेमस हो गए तुम। तुम्हारी ये मस्कुलर बॉडी तुम इतनी मेहनत से बना रहे हो तो सारी दुनिया को देखनी चाहिए ना। ये बोलते हुए अब विंग शुयांग और वेंचाओ को भी इसके वांग जी के फोटोग्राफ लेने लगता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है। इस तरीके से उसके बिना कपड़ों के फोटोग्राफ ये लोग क्लिक कर रहे हैं, उसे एक डायरेक्टली ह्यूमिलेट कर रहे हैं हर बात पे। वेंचाओ, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें क्या पता मन कर रहा हो कुछ करने का, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ लड़कों के साथ ही ये सब करना है ना। ये बोलकर वो वांग जी को इन एप्रोप्रिएट वे में टच ही करने वाला था जब विंग एकदम से वेंचाओ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। और ये बोलने के बाद विंग वेंचाओ का हाथ पकड़े ही उसे वहाँ से ले जाने लगता है, शुयांग को इशारा करके, जिससे शुयांग वांग जी के कपड़े वहीं फेंक कर और उसे पीछे मतलब लास्ट टाइम एक दो बार जो मार पिटाई इन्होंने करी उसे घुसा मारा है, जिसके कारण उसको बेचारा थोड़ा सा इंजर्ड भी है। और सबसे ज़्यादा इस सर्दी में बिना कपड़ों के उसे बहुत ठंड भी लग रही है, इसलिए उसके हाथ खोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग
के और इन सब के जाने के बाद वांग जी को 2 मिनट लगती है सही से सब कुछ प्रोसेस होने में। उसे चोट लगी हुई है, उसके शरीर पे घाव है और बिना कपड़ों के इस ठंड में उसका हाल बेहाल है। वांग जी घबराता हुआ फिर भी अपने एक एक कपड़े पहन रहा है। आज जितनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। इस तरीके से उसे के जबरदस्ती कपड़े उतार देना, उसे पीटना, यहाँ तक कि उसे गे होने पे उसकी इतनी इंसल्ट करना, ये सब कुछ से वांग जी बहुत हर्ट हो चुका है। वांग जी अपने कपड़े पहनकर बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा करता है, लेकिन अब उसकी हालत बेहाल हो चुकी है। वहीं वांग जी इससे पहले कुछ और कर पाता, अचानक से उसका नाम वांग जी करके कोई उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल से आज उसे तोड़ दिया गया है। विंग की इस बुली ने उसे किस लेवल का हर्ट कर दिया है विंग को नहीं पता, क्योंकि वांग जी को सचमुच में आज अपने गे होने पे जीवन में पहली बार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आज उसे लग रहा है कि सचमुच में उसकी ये गलती है कि वो गे है। आज विंग का उसे ये बोलना कि वो उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो गे है, वांग जी को अंदर से तोड़ चुका है। क्या उस बेचारे ने ये विंग को जानबूझ के हर्ट किया? नहीं, उसने कभी भी वेंचाओ, विंग या शुयांग को कभी हर्ट नहीं किया। तो उसके एक गे होने से इन तीनों को उससे नफरत है, इस बात से वांग जी समझ नहीं पा रहे। वहीं ये आवाज़ जो अभी आई थी ये किसी और की नहीं बल्कि वांग जी के बड़े भाई लान शिचैन की थी, जो इसे नी हुसैन ने अपने दगा यानी नी मिंजे से यही बोलकर कि कुछ लोग मतलब उसने नाम नहीं लिया था किन पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, पर यही कि दगा शायद कुछ लोग वांग जी को आज कॉलेज में परेशान कर रहे हैं करके इन्फॉर्म किया था। वहीं नी मिंजे शिचैन की फ्रेंड है, तो तुरंत शिचैन को नी मिंजे के थ्रू पता चला और वो तुरंत दौड़ के अपने भाई की हेल्प के लिए यहाँ कॉलेज पहुँचे थे, पर उन्हें आने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि जो विंग करना चाहता था वो कर चुका। वो वांग जी को पूरी तरह से ह्यूमिलेट, चोट पहुँचाना और एक तरीके से तोड़ चुका था। कहीं ना कहीं विंग के जाने के बाद वांग जी जो अपने कुछ कपड़े डाला था उसे इस हालत में देखकर शिचैन भी बहुत परेशान हो गए। दौड़ के वांग जी के पास पहुंचते हैं। वो लास्ट जैकेट जो अभी तक वांग जी ने नहीं पहनती उसी जैकेट को उसे पहनाते हुए अपने कोट से भी कवर करते थे। वांग जी तुम ठीक हो? ये तुम्हारे शरीर पे इतनी चोट? वांग जी और क्या कहाँ चोट लगी है तुम्हें? वांग जी मेरी तरफ देखो मेरे भाई, बताओ किसने किया ये सब? मैं उस कॉलेज और उन स्टूडेंट की जान ले लूँगा जिन्होंने मेरे भाई के साथ ये सब किया। चलो वांग जी चलो, मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और फिर उन लोगों को देखूंगा। हाँ शिचैन बहुत गुस्सा है, बहुत परेशान है, लेकिन वो अभी अपने भाई को पहले ट्रीट करना चाहते हैं। वो तुरंत वांग जी को अपने हाथ मतलब सपोर्ट से खड़ा करते हैं और उसे अपने साथ पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि वांग जी की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई हुई है, उसके चेहरे पे, उसकी चेस्ट पे काफ़ी चोट भी है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा मतलब कोई फिजिकली उस टाइप का कुछ नहीं हुआ है जिससे शिचैन की जान में जान आती, क्योंकि अपने भाई को आधे कपड़ों में देखकर वो बहुत डर गए थे। वो जानते हैं कि कुछ और गलत भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। ये सुन के वो उनको जान में जान आती, लेकिन जिन लोगों ने उसके भाई के साथ ये किया उनके लिए नफरत बढ़ गई है। वहीं वांग जी उस दिन कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल चुप पड़ा रहता है। शिचैन के बार बार पूछने पे भी कौन थे वो लोग पूछ बताने पे भी वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वांग जी क्यों कुछ नहीं बोल रहा? उसका कारण ये भी है कि प्रिंसिपल वैन रॉन अपने बेटे और उसके दोस्त के सपोर्ट में कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, वो ऑलरेडी 1-2 बार ये अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट उसे पता है, हर बार वो लोग बच जाते हैं। और वांग जी अब विंग को या उसके दोस्तों को किसी तरीके से अब फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वांग जी जब तक एग्ज़ाम नहीं होते एक दिन भी कॉलेज नहीं जाता। वो वांग जी जो रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करने वाले स्टूडेंट थे, वो करीबन एग्ज़ाम और उस इंसिडेंट के 15 दिन के गैप में एक दिन भी कॉलेज नहीं आए। वहीं विंग गुस्से में वो फोटोग्राफ खींच तो लाता है, पर जब वो घर आता है तो उन फोटोग्राफ्स को कहीं भी पोस्ट नहीं करता। उसके पास वांग जी के फोटोग्राफ्स हैं। इतना ही नहीं, उसने शुयांग और वेंचाओ से भी फोटोग्राफ्स ले लिए, उनके फ़ोन से भी उन वांग जी के सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए थे, बट उन फोटोग्राफ्स को कहीं नहीं लगाया क्योंकि वो शायद उस लेवल तक गिरना नहीं चाहता। जब वो घर वापस आया तो कहीं ना कहीं वेंचाओ का वांग जी को इंटरप्रेट वे में टच करने वाली बात से उसे कोई बात ट्रिगर हो गई, और जिसके कारण अब वो मन ही मन किसी बात के लिए सोच के थोड़ा गुस्सा, परेशान और स्ट्रेस में है। कहीं ना कहीं वो उसने एक ऐसी चीज़ को किया जिससे दूसरे इंसान की इज्जत पे बात आ गई, उस बात के लिए वो गिल्टी है। हाँ, वो वांग जी को ह्यूमिलेट करना चाहता था, उसको हर्ट करना चाहता था, लेकिन वो वांग जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देखना चाहता था या करना चाहता था, इसलिए वो वेंचाओ ने जो किया उस बात से भी नाराज़ था, और वेंचाओ के फ़ोन से और शुयांग के फ़ोन से इसी वजह से उसने गुस्से में फ़ोटो भी डिलीट कर दिए थे।
अब विंग अगले दिन से डेली कॉलेज जा रहा है, पर एक भी दिन जब लांगवांग कॉलेज नहीं आया तो उसे कुछ अजीब लग रहा है। क्या उस सचमुच में जैसा नी हुसैन कह रहा था, उस दिन उन लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी? क्योंकि उस दिन के बाद से नी हुसैन ने भी इन तीनों से बात नहीं की। नी हुसैन को जब उसके दगा ने बताया कि वांग जी किस हालत में अपने भाई को कॉलेज में मिला तो उसे और बुरा लगा। वो जानता है किसी के साथ थोड़ा बहुत मजाक करना, परेशान करना ठीक है, लेकिन किसी को इंटेंशनली इस लेवल तक हर्ट कर देना कि उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, ये चीज़ बहुत गलत है। वो भी वांग जी को थोड़ा तंग कर देना, यानी उसके प्रोजेक्ट को इधर उधर फेंक देना या इस टाइप की चीज़ें कर देता था। लेकिन वो हरकत जो विंग ने उस दिन करी, उस चीज़ का वो भी सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए वो भी विंग और उसकी दोस्तों से अब बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। वहीं नी हुसैन और विंग स्कूल मेट थे, इसलिए विंग को अपने स्कूल के फ्रेंड से मतलब दूरी अच्छी नहीं लग रही। और फाइनली वो नी हुसैन को रोकता है और बोलता है, क्या हो गया नी हुसैन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए क्या? हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार। हाँ, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, इसलिए शायद मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वी ब्रदर इस लेवल तक की हरकत कर सकते हैं। आप किसी को इतना ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हैं? उसके कपड़े उतारना, उसकी न्यूड फोटो खींचना, क्या ये सही है? पहली बात, वो पूरी तरह से न्यूड नहीं था। दूसरी बात, मैंने सिर्फ उसकी जैकेट और पैंट ही तो उतारी थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? स्विमिंग पूल में भी लोग ऐसे ही जाते हैं। हाँ जाते होंगे, लेकिन जानबूझ के जबरदस्ती उतारना, ये आपको अच्छा लग रहा था? क्या आपको खुशी मिली? क्या आपको फील हुआ कि आपने किस लेवल तक का दूसरे बंदे को ह्यूमिलेट किया है? कैसा लग रहा होगा वांग जी को उस समय जब उसकी मर्जी के खिलाफ आप लोग उसके कपड़े उतार रहे थे? जैसे नीसन ये बात बोलता है तो अचानक से विंग की आंखें एकदम से डार्क हो जाती है, उसकी मुट्ठी बिल्कुल टाइट हो जाती है और बोलता है, बस करो नीसन, ये बोलना बंद करो, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा, जब सुनने के इतना गुस्सा आ रहा है और जब कर रहे थे तब क्यों नहीं समझ आया? मुझे माफ़ कर देना वी ब्रदर, आप मेरे वो पुराने स्कूलमेट नहीं हैं जो आप यहाँ इस कॉलेज में आके बन चुके हैं। मेरा पुराना स्कूलमेट सारे दोस्तों के साथ मस्ती करता था, हंसी मजाक करता था, उन्हें थोड़ा सा फ्लर्ट करता था, उन्हें छेड़ता था, लेकिन कभी भी इस तरह की बुली नहीं करता था। यहाँ पे आकर तो आप एक बुली बन गए हैं और माफ़ कीजिएगा, मैं और एक बुली का साथ नहीं दे सकता। नी हुसैन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ा रह जाता है। क्या सचमुच में वांग जी से नफरत करते करते ही वो इतना गिर गया? क्या सचमुच में वांग जी से उसका गुस्सा, उसके वांग जी के प्रति जो ये नफरत है, वो उसे पूरी तरह से बदल चुके हैं? हाँ, अगर ये सोचा जाए जो आज विंग ने करा, वो कभी विंग पहले सोच नहीं सकता था। एक टाइम था जब भी किसी की स्कूल में कोई किसी को फिजिकली हार्म करने की कोशिश करे तो उन्हें प्रोटेक्ट करता था, किसी कमज़ोर के साथ गलत होते हुए देख नहीं पाता था। लेकिन आज विंग क्या बन गया है? विंग भी तो ऐसा ही बन गया है, बिल्कुल वही जिनसे वो एक टाइम पे नफरत करता था। कमज़ोर का फ़ायदा उठाना, कमज़ोर को तंग करना, कमज़ोर के साथ गलत करना, ये सब विंग कर रहे हैं। वांग जी कमज़ोर नहीं है, लेकिन हाँ, वो उन लोगों का जवाब न देकर उनके सामने एक कमज़ोर की तरह चुप भी है, जो कि कहीं ना कहीं अब विंग को महसूस हो रहा है और अब उसे भी हल्का सा गिल्टी महसूस हो रहा है। वो विंग जो कभी भी किसी के सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो वांग जी की लिए गिल्ट है, आज वो मन में ये चीज़ फील कर रहा है। लेकिन उस दिन उसे गुस्सा आ गया था, बहुत गुस्सा, क्योंकि उस वांग जी ने उस पर हाथ उठाया था। पर क्या एक हाथ ही तो उठाया था? विंग भी तो उसे मार सकता था, और विंग ने उसे मारा भी तो, उसे भी तो पीटा था वांग जी को। लेकिन क्या उसके कपड़े उतारना, इस तरीके से उसकी फ़ोटो क्लिक करना, ये सही था? क्या विंग ने आज वो हरकत नहीं की जिस चीज़ के बारे में सोच के भी उसे बुरा लगता है? कहीं ना कहीं आज विंग को पहली बार गिल्टी महसूस हो रहा है। वो क्या करे समझ नहीं पा रहा है, पर वो अब डेली वांग जी का वेट करता है। वो वांग जी से शायद एक बार मिलके वो पहले की तरह उस पर गुस्सा करे, बस यही फील करना चाहता है। लेकिन वांग जी एक भी दिन कॉलेज नहीं आता है। एग्ज़ाम वाले दिन ही वांग जी कॉलेज आता है, चुपचाप से अपना एग्ज़ाम देता है और चला जाता है। इस बीच में वांग जी को विंग ने देखा, लेकिन उसकी हिम्मत वांग जी के पास जाने की नहीं। वांग जी पहले ही से अब और ज़्यादा रिजर्व और ज़्यादा कोल्ड हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत किसी क्लासमेट से बात भी कर लेता था, लेकिन अब तो वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा। सीधा हॉल में आया, अपना एग्ज़ाम दिया और सीधा एग्ज़ाम ख़त्म, जैसे होता है ना, कुछ 3 घंटे में 15 मिनट 20 मिनट पहले ही निकल जाता है, किसी को बात भी नहीं करता है और सीधा अपने ब्रदर के भेजे हुए ड्राइवर और कार में बैठ के चला जाता है। अब वांग जी को कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप उसके गगा के ड्राइवर और कार ही करते हैं। वांग जी को कॉलेज से सेफली घर तक लाना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गगा ने अपने ड्राइवर को दे दी है।
जिसके कारण वांग जी मॉर्निंग में अपनी कार से आता है, एग्ज़ाम देता है और चला जाता है। आज एग्ज़ाम का लास्ट डे था। विंग हिम्मत करके वांग जी से बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन एक और पर्सन जो काफ़ी दिन से वांग जी से बात करना चाहता था, वो हिम्मत करके बिल्कुल वांग जी के कार में घुसने से पहले वांग जी करके उसे रोकता है। जिसे वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो सामने नी हुसैन खड़ा है, थोड़ा सा सर नीचे करे हुए और चेहरे पे काफ़ी गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ। नी हुसैन अपने गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ ही वांग जी के बिल्कुल पास आके खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? तुम्हारा घर और मेरा घर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बल्कि तुम्हारे रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है। प्लीज़। जिस चीज़ से वांग जी रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो ड्राइवर पहले ही रिएक्ट कर देता है। हाँ, हम आपको छोड़ देंगे। वैसे कई बार आपके ब्रदर को भी मैंने छोड़ा है, आप बैठ जाइए, हम यंग मास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ड्राइवर अधिकतर न्यू मिंजे को भी मतलब लांग शिचैन के साथ इस कार से ले जाके ड्रॉप कर चुका है, वो बोल देता है कि किससे लगता है जैसे नी मिंजे और लांग शिचैन दोस्त है, क्या पता नी हुसैन और लांग वांग जी भी फ्रेंड हो, क्योंकि तभी तो नी हुसैन आके पूछ रहा है। वहीं वांग जी ज़्यादा रिएक्ट ना करके चुपचाप से कार में बैठ जाता है। वहीं नी हुसैन तुरंत अब दूसरी साइड से कार में बैठ जाता है और अब कार ड्राइव होने लगी है। हिम्मत करके अब नी हुसैन बोलता है, सच कहूँ मैं आज आपके साथ इसलिए आना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता था। और ये बोल के नी हुसैन घबराता हुआ अपने बैग से एक सॉरी कार्ड लेके वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, अब नी हुसैन दोबारा से बोलता है, आई नो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने इस पूरे साल तुम्हारे साथ किया। मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बेवकूफ़ और एक बहुत बड़ा इडियट था जो तुम्हारे साथ बुली होते हुए देखकर भी चुप था। आई नो मैं भी उनमें से एक था जो तुम्हें परेशान करते थे, लेकिन मैं दिल से सचमुच में तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा परेशान या छेड़ रहा था, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जो तुम्हारे साथ कुछ दिन पहले हुआ, मैं जानता हूँ उसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोल के आप नी हुसैन थोड़ा सा घबराते हुए मुँह नीचे करके बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक गे हूँ। जिसे वांग जी शॉकिंगली नी हुसैन की तरफ देखता है। मैं भी किसी से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सबकी तरह सामने तुम्हारी तरह ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने तो ये बात अभी तक अपने दगा को भी नहीं बताई है। मैं पहली बार किसी इंसान को ये बात बता रहा हूँ, तो वो तुम हो लांग वांग जी। विंग वुशान मेरा बचपन का फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे कभी ये बात नहीं बता पाया। लेकिन जब हम मेरा मन करा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है ना अपना सच अपने आप एक्सेप्ट करना। कई साल तक मैं बहुत लड़ा, अपने आप से लड़ा, अपने सच से लड़ा। मैं कभी ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि मैं भी एक गे हूँ। पर जब मैं तुमसे मिला ना, तो मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया। मुझे तुम्हें इस पूरे एक साल में देखकर अपने गे होने पर पहली बार शर्म नहीं आई। मुझे अपने सच एक्सेप्ट करने पे पहली बार बुरा नहीं लगा। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक आइडियल थे, एक ऐसे आइडियल जो खुल के सीना चौड़ा करके अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट करते थे, जो मैं कभी नहीं बन पाया। मैं अपनी पूरी उम्र सिर्फ अपने आप को छुपाता ही रहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं ये बात एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह गे हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह लड़के पसंद है और मुझे अपनी इस पहचान से एक्सेप्ट करने से अब डर नहीं लग रहा है। नी हुसैन बहुत घबरा के पूरी फीलिंग्स के साथ जब वांग जी को ये बात बोलता है, तो वांग जी उसकी आंखों में दर्द और उसके अंदर इस बेचैनी और जिस हालत में वो अब तक था, वो सोच के उसके ऊपर हल्का सा तरस आ जाता है। वांग जी वो पहला इंसान है जिसे नी हुसैन ने ये बात बताई है। इसका मतलब ये है कि सचमुच में वो वांग जी को दिल से दोस्त मानना चाहता है। वांग जी अब हाथ आगे करके नी हुसैन के हाथ से वो सॉरी कार्ड ले लेता है, जिसे नी हुसैन के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी और खुशी आ जाती है। ये दोनों बात ही करते हुए अब नी हुसैन के घर के पास पहुंच जाते हैं। यानी हुसैन कार से निकलने से पहले दोबारा से बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, मेरे एक साल की रवैये के लिए आई एम रियली सॉरी। इस बात पे वांग जी इससे पहले वो कार से उतरता तुरंत बोलता है, अब तुम मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड्स सॉरी या थैंक यू नहीं बोलते, तो आइंदा मुझे सॉरी मत बोलना। कहीं ना कहीं वांग जी ने खुद नी हुसैन को फ्रेंड मान लिया। इस चीज़ से
निसेन को बहुत खुशी मिलती है। वो खुश होकर बोलता है, हाँ आज से तुम और मैं फ्रेंड हैं, और हाँ अब इस न्यू सेशन के साथ यानी नेक्स्ट ईयर जो शुरू होगा उसमें मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनके तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा और इस बार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वहाँ निसेन खुश होकर तुरंत कार से उतरते हुए खुशी से बाय करते हुए बोलता है, जिससे से वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी खुशी और अब उसकी नज़र उस सॉरी कार्ड पे है, जिस कार्ड के अंदर निसेन ने आई एम सॉरी और क्या हम दोस्त बन सकते हैं, बस यही लिखा था, जिसका रिस्पांस ही वांग जी ने निसेन को अभी दिया। वांग जी इस सॉरी कार्ड और मन में एक हल्की सी हैप्पीनेस के साथ अपने घर पे एंट्री कर रहा है। हैप्पीनेस का कारण है आज उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, और दूसरा कि आज उसे एक इस कॉलेज में पहला दोस्त मिला जो उसी की तरह एक गे है, लेकिन एक सच्चा इंसान है जिसने अपनी गलती एक्सेप्ट करके एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वांग जी पे ट्रस्ट किया, इसीलिए अपनी सेक्सुअलिटी उसे बताई। वो दोस्त जो आप पे ट्रस्ट करे बहुत कम मिलते हैं, ऐसे दोस्त आपको बहुत मिल जाएंगे जो दोस्ती तो निभाएंगे लेकिन ट्रस्ट के नाम पे वो हमेशा डाइसी में रहेंगे। क्या बताऊं ना बताऊं, इससे बातें छुपा के ही रखूं वाली सोच वाले होते हैं, जो कि वांग जी को नहीं मिले, बल्कि उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो सचमुच उससे ट्रस्ट करता है, जो अपने दिल की बात उसे बता सकता है, जो कि वांग जी के लिए एक अच्छी और बहुत बड़ी बात थी। वांग जी आज खुशी और एक्साइटमेंट में जब अपने घर में घुस रहा है तो उसके अंकल और उसके ब्रदर आज उसे खुश देख के काफ़ी खुश है। बहुत दिन बाद वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल है। उस हादसे के बाद कई बार शिचैन और कुरैन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी उसे उस बारे में कोई बात नहीं करनी कह के अवॉइड कर देता था। शिचैन ने अपनी साइड से पता करने की भी कोशिश की कि हुआ क्या था, लेकिन दोनों चीज़ें कॉलेज के गेट के बाहर ही हुई, इसलिए वहाँ कुछ पता नहीं चला। जहाँ हुआ वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसलिए वो लोग कौन थे शिचैन को नहीं पता चला। लेकिन शिचैन जो भी है उनके बारे में पता करने के लिए अपनी साइड से कोशिश अभी भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वांग जी स्माइल करके अपने अंकल और अपने गगा के पास आके खुशी से आप आज अपने गगा से मिलता है और बोलता है, गुड इवनिंग गगा, आज आप इतनी जल्दी कैसे? वो तुम्हारा आज लास्ट डे था ना, तो हम सब सोच रहे थे कि क्यों ना सेलिब्रेशन की जाए। चलो आज कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं, बहुत दिन से घर का ही खा रहे हैं, आज कहीं बाहर चले अंकल? शिचैन खुशी से अपने अंकल से बोलते हैं। वही अंकल भी, हाँ ये बात तो सच है, काफ़ी दिन हो गए तो हमें बाहर चलना चाहिए। ये सोच कहते हुए अब कुरैन भी वांग जी और शिचैन के साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तीनों लोग आराम से रेस्टोरेंट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे जब एक पीछे से आवाज़ आती है, कुरैन क्या ये तुम हो? जिस पे कुरैन पीछे मुड़ के देखते हैं तो सामने उनके बचपन का दोस्त स्माइल करे हुए खड़ा है। फेमिया तुम? कुरैन खुशी से खड़े होकर अब जाके अपने दोस्त के गले लगा रहे हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेमिया थोड़े खुश होकर बोलते हैं, तुम्हें तो अपने गुस्सू सिटी से बाहर निकलना ही नहीं था, तुम गुस्सू को छोड़ के यहाँ आ सकते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। कुरैन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ ये मजाक बनाना बंद करो, तुम्हें ऐसा क्यों रिएक्ट करो जैसे मैंने कभी गुस्सू सिटी छोड़े ही नहीं, तो मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। कितना कहता था मैं तुमसे कि क्यों तुम गुस्सू सिटी में टीचिंग कर रहे हो, तुम यहाँ आओ, यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तुम यहाँ पे जॉब करोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा तुम्हारा इनकम होगी, लेकिन तुम्हें वहीं रहना था। हाँ क्योंकि वहाँ तब मेरी फैमिली थी, तब फादर और मदर वहाँ रहते थे, और अब मैं यहाँ हूँ क्योंकि अब मेरी यहाँ फैमिली है। तुमने शादी कर ली, पर मुझे जहाँ तक याद है तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, तो तुम्हारी फैमिली? हाँ मेरी शादी नहीं, पर मेरे पास हैंडसम से 2 बेटे हैं जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। बोलते हुए कुरैन अब हाथों से शिचैन और वांग जी की तरफ हाथ करते हैं, जिससे जैन फेमिया का ध्यान अब कुरैन से हट के 2 हैंडसम लड़कों पे जाता है जो अभी टेबल पे बैठे हुए थे, और एकदम से खड़े होकर जैन फेमिया की तरफ वो करने लगते हैं। जैन फेमिया उन दोनों को देखकर चेहरे पे स्माइल रखते थे, तुम्हारे बेटे अरे ये चिंगेंजुन गगा के बच्चे हैं, लेकिन अब ये मेरे ही बेटे हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता तो था कि तुम्हारे बड़े भाई का अचानक से डेथ हो गई, उनकी वाइफ और वो एक कार एक्सीडेंट में सबको छोड़ के चले गए, पर मैं तुमसे तब मिल नहीं पाया था। इट्स ओके, अब वो बहुत पुरानी बात है। हाँ अब हमारी फैमिली इस चीज़ से काफ़ी बाहर आ चुकी है। ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। लान कुरैन आप बहुत प्यार से शिचैन और जैन फेमिया को मिलाते हैं। ये शिचैन है, गगा के जाने के बाद इसी ने सारा बिजनेस संभाला हुआ है। 30 साल की कम उम्र में इसने पूरे बिजनेस को हैंडल करा हुआ है। मैं तो कभी कभार ही ऑफिस जाता हूँ, लेकिन शिचैन ने सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करा हुआ है
कि मुझे वो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप कुरैन शिचैन की तारीफ करते हुए बताते हैं। वहीं जैन फेमिया शिचैन से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसा जैन फेमिया ने कुछ समय इस टेबल पे इन तीनों के साथ स्पेंड किया, उस समय में जैन फेमिया को ये फैमिली बहुत अच्छी लगी। ये कितने सिंपल हैं और कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये चीज़ फील हो गई। लैंड फैमिली के बारे में जैन फेमिया जानते थे। वो जानते थे कि एक लैंड कॉर्पोरेशन करके काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो ये एक टाइम के सबसे अच्छे फ्रेंड क्लान कुरैन के भाई की कंपनी थी। उन्हें आज पता चलता है टेबल पे वो इन तीनों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो उतना है इस फैमिली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मांगजी भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मांगजी अभी कॉलेज में जब जैन कुरैन बताते हैं तो वो भी बताते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा और दूसरे नंबर का बेटा यानी जंगशन और वी वुशान, जिनका वो नाम यूज़ नहीं करते, बस बताते हैं कि उनके 2 बेटे भी अभी कॉलेज में हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि उनकी एक ब्यूटीफुल सी बेटी यानली है। यहाँ बैठे बैठे ही कुरैन और फेमिया एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। जैन फेमिया की नज़र तो जब से वो टेबल पे बैठे हैं तो सिर्फ शिचैन पे आके अटक गई है। कहीं ना कहीं ये फैमिली उन्हें अपनी बेटी यानी यानली के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो मन में डिसाइड कर लेते हैं कि आज तो नहीं, लेकिन वो कल ही पहले अपनी वाइफ से बात करके अपनी वाइफ के साथ कुरैन से मिलने उनके घर जाएंगे और यानली के लिए शिचैन का हाथ मांगेंगे। वो इसी सोच से अब और ज़्यादा शिचैन से बातें कर रहे हैं, जैसे वो कुछ शिचैन के बारे में अपनी साइड से और जानना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ से जाने से पहले वो कुरैन से नंबर और उनके घर का एड्रेस भी लेते हैं और साथ में उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्दी उनसे मिलने उनके घर भी आएंगे। कुरैन अपने पुराने दोस्त को इस नए शहर में मिलके काफ़ी खुश होते हैं। ऐसा नहीं था वो यहाँ बहुत बोर हो रहे हो, वो हमेशा अपने नेफ्यू के साथ और अपने घर पे काफ़ी खुश रहते थे, लेकिन एक दोस्त मिल गया तो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ टाइम स्पेंड होगा। वो मन में होप करके खुशी खुशी से कुरैन मतलब जैन फेमिया को अलविदा कहते हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज अब आगे देखेंगे क्या होगा जब यानली का रिश्ता शिचैन के लिए आएगा तो क्या होगा, और जब विंग को पता चलेगा कि उसकी सिस्टर की शादी वांगजी के ही घर पे होने वाली है तो क्या होगा, वो तो हमें कल पता चलेगा। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देखते रहना, कमेंट करके स्टोरी में क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है बताना, और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।